हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे लिंक्डइन ने कैसे चोरू ड्रैगन के ओरिजिनल फॉर्म का यूज करते हुए बाकी सभी क्लैंस के लोगों को काफी बुरी तरीके से डरा दिया था, जिससे जान से मारे जाने की डर की वजह से वो सभी लोग अपने अपने फ्रूट्स को हमारे लिंक्डइन को हैंड ओवर करके वहाँ से गायब हो जाते हैं और लिंक्डइन ये फे के पास पहुँच जाता है, जो की मुसीबत में थी क्योंकि फैंग ज़ेंग और उसके चमचे हमारे वुल्फ क्लैन के लोगों को बंदी बना चुके थे। लिंक्डइन के अलावा वहाँ पर फैंग ज़ेंग का एक और दुश्मन था और वो था युआन, जो आते ही उसे लपेट लेता है। युआन के फैंग ज़ेंग के साथ फाइट करने की वजह से लिंक्डइन को अपने दोस्तों को छुड़ाने का मौका मिल गया था, पर तब तक आइस स्प्रिंग के दरवाजे ओपन हो जाते हैं और जबरदस्त एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उस एनर्जी की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को प्रेशर फील होने लग जाता है। वो बंदा जो कि ये फाई के मेडिकल स्पिरिट बॉडी को हासिल करना चाहता था, वो अभी के लिए वहाँ से चला जाता है क्योंकि कोई भी कल्टीवेटर इस मौके को गवा नहीं सकता था। लिंक्डइन के टीममेट्स भी उसे वहाँ से जाने को कह देते हैं उन्हें छोड़कर, क्योंकि उनकी खुद की एनर्जी काफी लो हो चुकी थी। तो उनकी एनर्जी को रिकवर करने के लिए जैसे ही लिंक्डइन चोरू ड्रैगन को विसल बजा के बुलाता है, वो अपने साथ काफी आइस फ्रूट लेकर आ गया था जो कि उसने इन टीममेट्स को पकड़ा दिए थे, जिससे इनकी एनर्जी हील हो जाती। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाता है आइस स्प्रिंग के पास जाने के लिए, क्योंकि सीट लिमिटेड थी। इसी वजह से सारे कल्टीवेटर्स भी एक दूसरे को पीछे छोड़कर आइस स्प्रिंग तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे, जिसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी वो यन ब्रिज, जिसकी स्ट्रॉन्ग आइसी विंड उन लोगों के बैरियर्स को भी तोड़ते हुए उन्हें जमीन पर पटकने लग जाती है। वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिससे हाई लेवल्स के कल्टीवेटर्स के लिए भी उस ब्रिज को क्रॉस कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता जा रहा था। एक एक करके सभी कल्टीवेटर्स को डैमेज होता देखकर बाकी सारे कल्टीवेटर्स तो पीछे का रास्ता नापने लग जाते हैं। अब उनमें से कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि अपनी जान को रिस्क में डालकर वो इस ब्रिज को कैसे क्रॉस करे। उसी बीच एक पावरफुल सा कल्टीवेटर सभी के सामने से आकर अपनी स्वॉर्ड पर बैठकर वहाँ से रवाना हो जाता है। सारे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कल्टीवेटर कितना ज्यादा पावरफुल है कि इसने एक झटके में इस यन ब्रिज को क्रॉस कर लिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था और सारे इसी बारे में सोच रहे थे। तभी हमारा लिंक्डइन वहाँ एंट्री लेता है, ये कहते हुए कि उस बंदे की ब्लड लाइन पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितनी ज्यादा पावर आपके ब्लड लाइन के अंदर होगी उतनी ही ये यन विंड आपको इफेक्ट करेगी। जिसके पास भी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है वो आराम से इस ब्रिज को क्रॉस कर सकता है। तो तुम में से जो चाहे वो जा सकता है। जिस बंदे ने अभी अभी ब्रिज क्रॉस किया उसके बारे में लिंक्डइन जानता था। उस बंदे का नाम ज़ीफेंग था। लिंक्डइन को उसके ब्लड लाइन के पावर के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन लगता है कि उस बंदे को खुद नहीं पता, क्योंकि वो अभी तक अपने ओरिजिन के बारे में नहीं जान पाया था। इधर उसी के साथ फाइट करते करते फैंग ज़ेंग और युआन भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जो कि अपनी अपनी फाइट को रोक लेते हैं। फैंग ज़ेंग का कहना था कि मेरे पीछे टाइम जाया करने से अच्छा है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, वरना कोई और कल्टीवेटर तुम्हारी जगह ले लेगा और तुम देखते रह जाओगे। युआन कहता है कि बात तो तेरी सही है, तू काफी ज्यादा लकी है जो इस बार मेरे हाथों से बच गया। और वो दोनों भी अपनी अपनी पावर का यूज करके उस ब्रिज को आराम से क्रॉस कर लेते हैं। सेंगवान होली क्लैन से बिलोंग करता था। उसकी ब्लड लाइन की पावर भी काफी अमेजिंग थी, क्योंकि उसने अपनी फैमिली से इसे इनहेरिट किया था। और वहीं दूसरी तरफ फैंग ज़ेंग के पास भी गोल्डन रॉक एम्पायर फैमिली की ब्लड लाइन थी। तो वो दोनों जब आराम से इस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं तो बाकी कल्टीवेटर श्योर हो जाते हैं कि लिंक्डइन की बात बिल्कुल सही है। अब ये देखने के बाद नॉर्थर्न यन डायनेस्टी के चमचे अपनी प्रिंसेस से कहते हैं कि आप हो आइए, क्योंकि आप प्रिंसेस है ना। तो वो मैडम भी एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से निकल जाती है। साथ ही उसके पीछे पीछे वो बंदा भी वहाँ से रवाना हो जाता है, जो कि ये फाई की बॉडी के पीछे पड़ा हुआ था। अब सिर्फ 2 ही सीट बचे हुए थे, तो कोई कल्टीवेटर्स इस मौके को गवाना नहीं चाहता। तो एक बंदा जो कि अपनी पावर पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता था, वो कहता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन की वजह से आगे बढ़ूंगा। कोई ब्लड लाइन मेरी किस्मत को डिफाइन नहीं कर सकती, बल्कि मैं खुद अपनी किस्मत लिखूंगा। ये बोलने के बाद अपनी स्वॉर्ड पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाता है। उसे देखने के बाद बाकी कल्टीवेटर्स को भी हिम्मत मिल जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। लिंक्डइन भी खड़े खड़े अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ये पे से कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी। पर उसके पास तो ब्लड लाइन की पावर नहीं थी, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती। पर लिंक्डइन उसे अपने साथ ले जाता है, ये कहते हुए कि मैं हूं ना। और फिर वो अपनी केओस फायर का यूज करके आगे बढ़ने लग जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ब्लड वुल्फ के पास भी ब्लड लाइन की पावर है। वहीं ये सब देखकर फैंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि लिंक्डइन उससे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था। अगर आप सोच रहे हैं कि फैंग को इतना बुरा क्यों लग रहा है, तो वो इस वजह से क्योंकि वो लिंक्डइन को 3 बार चैलेंज कर सकता है ना। अगर उस चैलेंज में वो हार गया तो उसे हमेशा के लिए हमारे लिंक्डइन का मार्शल बॉडीगार्ड बन के रहना पड़ेगा। अब लिंक्डइन अगर आराम से इस ब्रिज को क्रॉस कर सकता है, तो इसका मतलब अभी वो फैंग से बहुत ज्यादा ऊपर है और उसे आराम से हरा सकता है। इसी वजह से वो खुद से प्रॉमिस करा था कि वो एक दिन खुद को और ज्यादा पावरफुल कर लेगा। यहाँ आगे बढ़ते हुए लिंक्डइन को भी नहीं पता था कि उसके पास ब्लड लाइन की पावर है, और ये बात तो उसे उस रेमिनेंट सोल ने बताई थी, जिसकी बात पर यकीन करते हुए कहता है कि अगर उसकी बात सही है तो इसका मतलब मैं लिंग होली क्लैन से बिलोंग करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मेरे फादर और कोई नहीं बल्कि इविल स्वॉर्ड सुप्रीम लिंग वैंग थे, जो कि थंडर प्रिजन में कैद होंगे, और इस बार इस लाइफ में मुझे उन्हें कुछ न कुछ करके बचाना ही है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया था और उसे आइस स्प्रिंग में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब तक 5 लोगों ने अपनी सीट ले ली थी और 2 ही सीट खाली थे। तो ये देखने के बाद बाकी के
कल्टीवेटर्स जो कि ब्रिज क्रॉस करने ही वाले थे, वो लिंगटियान को आता देखकर अपने कंपटीशन को कम करने के लिए उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पहले पाम अटैक को तो हमारा लिंगटियान जंप करके आराम से डॉच कर लेता है और ये देखकर बाकी के कल्टीवेटर्स को गुस्सा आ गया था, तो वो उसका रास्ता रोकने के लिए पहुंच जाते हैं, पर लिंगटियान उन्हें भी आराम से डॉच कर लेता है। वैसे ये सब करते हुए लिंगटियान ने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया था, जिससे ये फई उसके और ज्यादा पास आ जाती है। इधर जो बंदा बाकी के कल्टीवेटर्स को भड़का रहा था हमारे लिंगटियान पर हमला करने के लिए, आगे बढ़ते हुए ये फई उसे एक जोर का तमाचा जड़ देती है। इस तमाचे को खाकर बेचारे की अकड़ ठिकाने नहीं आती, बल्कि वो तो हमारे ये फई को जान से मारने की धमकी देने लग जाता है। फिर क्या था, हमारा लिंगटियान ये फई को आइस स्प्रिंग में जाने का बोलकर खुद उस बंदे से लड़ने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ उसने अपनी स्वॉर्ड एम्परर बॉडी को अवेक कर लिया था। वो काफी कूल लग रहा था। सिर्फ 2 ही स्लैशेस में वो उस बंदे को उसकी औकात याद दिला देता है। उस बंदे को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो हारने वाला है, पर लिंगटियान ने उसे जान से मार दिया था और बाकी के कल्टीवेटर्स जो कि उससे कमजोर थे, वो दोबारा लिंगटियान के रास्ते में नहीं आते, क्योंकि वो ये यंग इन सभी से ज्यादा पावरफुल था और लिंगटियान ने इसे इतने आराम से हरा दिया। ये फई आइस स्प्रिंग के अंदर नहीं जाती, वो लिंगटियान का वेट करी थी। जब वो दोनों साथ में अंदर जाते हैं तो उनके लिए स्पॉट खाली था। वहाँ बैठते ही वो दोनों स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने की तैयारी में लग जाते हैं, जहाँ आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए हमारा लिंगटियान बताता है कि इस आइस स्पिरिट की डिमांड इतनी ज्यादा इसीलिए है क्योंकि ये सन और मून की पावर को कंडेंस करती है, जो कि सीधा कल्टीवेटर्स के सोल को नरिश करने का काम करती है। यहाँ पर कल्टीवेशन करने पर आप उस लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं जितना आप 10 सालों में कल्टीवेट करके भी नहीं कर सकते। नॉर्मल से स्पिरिचुअल रियल्म का बंदा भी अपने ट्रू एसेंस रियल्म को अपनी स्पिरिचुअल पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। देखते ही देखते हमारे लिंगटियान ने भी ब्रेक थ्रू करके अपने स्पिरिचुअल रियल्म को 9th लेवल पर पहुंचा दिया था और अब वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को फॉर्म देना शुरू कर देता है, जो करने में उसे ऑलमोस्ट 9 साल लग जाते, लेकिन देखते ही देखते उसने पलक झपकते ही इसे कंप्लीट कर लिया। लेकिन तभी अचानक से आइस स्प्रिंग हमारे लिंगटियान के प्लेटफॉर्म से दूर हटना शुरू कर देती है, यानी कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को उसकी बॉडी में एंटर नहीं कराना चाहती थी और ये चीजें बाकी सारे कल्टीवेटर्स भी नोटिस कर लेते हैं। उनमें से सिर्फ एक ही बंदे को पता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इस वजह से क्योंकि आइस स्प्रिंग अपनी पावर लिंगटियान की बॉडी में नहीं डालना चाहती, क्योंकि उसके पास हेवन फॉरसेकन बॉडी होगी। उसने सालों पहले सुना था कि इस तरीके के बंदे जब जन्म लेते हैं तो उनकी बॉडी में अलग अलग तरीके के ही ट्रेजर्स मिलते हैं और इसी वजह से हेवन और अर्थ उन्हें अपनी पावर देने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो आगे चल के हेवन को भी चैलेंज कर सकते हैं, उसके लिखे को बदल सकते हैं। इस तरीके की बॉडी के साथ इंसान बिलियन में एक बार जन्म लेता है। हेवंस वे को फिर से अपने रास्ते में आता देखकर लिंगटियान को गुस्सा आ गया था, लेकिन वो हेवन की कभी सुनता है जो आज सुनेगा। वो कहता है कि अगर आइस स्पिरिट खुद अपनी पावर मुझे नहीं देगी तो मैं इससे ले लूंगा, और ये बोलकर वो उस वाटर को अपनी बॉडी के अंदर एंटर कराने लग जाता है, जिससे बाकी सभी डिस्टर्ब होने लग जाते हैं कि ये किस तरीके से कल्टीवेशन कर रहा है। प्रिंसेस तो उस पर चढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे साथ साथ आइस स्प्रिंग हमें भी यहाँ से उठाकर फेंक देगी और हम भी उसकी पावर का यूज नहीं कर पाएंगे। पर लिंगटियान तो सभी की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी कल्टीवेशन पर ही फोकस करने लग गया था और इस बात से हेवन को गुस्सा आ जाता है और आसमान में एक अजीब तरीके का पैटर्न उभरने लग गया था। देखते ही देखते हेवन अपनी तरफ से हमारे लिंगटियान के लिए पनिशमेंट भेज देता है, जो कि था थंडर ट्रिब्यूलेशन, जो कि सीधा आइस स्प्रिंग पर गिरती है। सारे कल्टीवेटर्स तो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन लिंगटियान अभी भी वहीं बैठा हुआ था। उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बचने के लिए आसपास के कल्टीवेटर्स अपने आगे बैरियर बना लेते हैं, जिससे वो उसके इफेक्ट से बच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो ट्रिब्यूलेशन कंप्लीट होता है, सारे कल्टीवेटर्स ये देखकर हैरान थे कि लिंगटियान और ये फई उस ट्रिब्यूलेशन को झेल कर सही सलामत बाहर निकल गए। अब ये देखने के बाद तो युआन भी हैरान था कि ये कितना पावरफुल है कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन को झेल गया। हालांकि यहाँ पर ये फई और लिंगटियान काफी क्लोज आ गए थे, जिससे वो शर्मा जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद उन्हें पता लगता है कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन की वजह से आइस स्प्रिंग का सारा पानी सूख चुका है। बस ये देखकर फेंग यांग को लिंगटियान से भिड़ने का मौका मिल जाता है और वो एक काफी खतरनाक अटैक प्रिपेयर कर चुका था उसे हिट करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और बारिश होनी शुरू हो जाती है और बारिश के पानी के साथ उन सभी की एनर्जी भी इंक्रीज होने लग गई थी। कुछ कल्टीवेटर्स जो कि आइस स्प्रिंग तक नहीं पहुंच पाए थे, उन्हें भी अब ये वाटर का पानी इफेक्ट कर रहा था। वो समझ जाते हैं कि शायद ये सारा का सारा पानी बादल बनने की वजह से अब इसके असर उन पर भी देखने को मिलेंगे, तो वो इस मौके को जाया नहीं करते बल्कि फटाफट से कल्टीवेशन करने बैठ जाते हैं। सारे कल्टीवेटर्स अपनी अपनी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करना शुरू कर चुके थे। वही हमारा लिंगटियान सोचने लगता है कि हेवन बिल्कुल नहीं चाहता कि वो उसके ट्रेजर का इस्तेमाल करे और इस बार तो उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। हालांकि लिंगटियान अब इस बारिश के पानी को एब्जॉर्ब नहीं करने वाला था, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी कल्टीवेशन को काफी इंप्रूव कर चुका है। वो स्पिरिट सी रियल्म के 9th लेवल पर पहुंच चुका है। साथ ही उसकी सोल जो कि बहुत ज्यादा वीक हुई थी, वो काफी अच्छे से नरिश हो चुकी है। तभी कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से आसपास की जगह बुरी तरीके से शेक करने लगी थी और सारे कल्टीवेटर्स मौका रहते वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन सभी को पता लग चुका था कि आइस स्प्रिंग के गायब होने की वजह से अब ये जगह कोलैप्स होने वाली है। जब लिंगटियान वहाँ से जाने के लिए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर सवार होता है तो उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड नीचे गिरने लग जाती है और वो भी खाई से नीचे गिरने वाला था। ये वही उसे
बचाने के लिए वहाँ पर रुक जाती है। साथ ही वहाँ का सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था क्योंकि काफी सारे कल्टीवेटर्स के शील्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि अब ये आइस विंड सभी को काफी बुरी तरीके से इफेक्ट कर रही थी। लिंक्डियन नोटिस करता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर पा रहा और साथ ही अपनी केओस पावर का भी। बेचारी ये फई जब हमारे लिंक्डियन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो वो भी उसके चलते खाई में नीचे गिरने लग गई थी क्योंकि खाई की तरफ से एक प्रेशर उन्हें नीचे की तरफ खींच रहा था। ये देखने के बाद हमारा छोटू ड्रैगन हमारे लिंक्डियन को बचाने के लिए अपने ओरिजिनल ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है, जिसका खतरनाक रूप देखने के बाद सारे कल्टीवेटर्स डर जाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर कल्टीवेटर को हमारे ट्रू ड्रैगन के बारे में अच्छे से पता था, तो वो ये देखकर कि हमारे लिंक्डियन ने उसे टेम किया हुआ है हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से तो हमारा लिंक्डियन एक ऐसा वॉरियर है जो कि एक छोटे से नेशन से बिलोंग करता है, तो आखिर उसके पास इतना खतरनाक ड्रैगन एक पेट के तौर पे क्या कर रहा है। इधर छोटू ड्रैगन अपनी पूरी कोशिश करके हमारे लिंक्डियन को बाहर से ऊपर खींचने की ट्राई कर रहा था, साथ में ये फई को भी जो कि लिंक्डियन को बचाते हुए नीचे गिरने वाली थी। वो उन दोनों को होल्ड करके ऊपर लाता, लेकिन उतने में नीचे से काफी जबरदस्त प्रेशर आता है जो कि सीधा लिंक्डियन के मास्क को तोड़कर अलग कर देता है, जिससे हमारी ये फई को पहली बार हमारे लिंक्डियन का चेहरा देखने को मिला था और वो इंस्टेंटली लिंक्डियन का चेहरा देखते ही पहचान जाती है कि ये तो वही बंदा है जिसकी इतने सालों से वो पोर्ट्रेट बनाते आ रही थी। हालांकि लिंक्डियन अच्छे से समझ जाता है कि वो ज्यादा देर तक अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता। अगर वो ऐसे ही हमारे छोटू ड्रैगन और ये फई के साथ रहा तो ये दोनों भी उसके चक्कर में नीचे खाई में गिर जाएंगे, तो वो उन दोनों से अपना हाथ छुड़ाकर नीचे गिरने लग जाता है। हालांकि इसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गया था और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को लॉस्ट सिटी में पाता है। यिन पैलेस पहुंचने के बाद उसकी सबसे पहली मुलाकात न्यान न्यान से होती है जो कि उसके होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अपने सामने अचानक से एक अननोन लड़की को देखने के बाद वो काफी हैरान था, इसलिए उठने के चक्कर में उसके सर से भिड़ जाता है और जब अपने सामने एक अननोन लड़की को देखता है तो कहता है कि तुम कौन हो। वो तो सीधा कहती है कि भैया आप होश में आ गए, क्या आपको खाने के लिए कुछ चाहिए। उसे लिंक्डियन की इतनी परवाह करते देखकर हमारी पूकी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि एक अननोन लड़की तुम्हें भैया भैया कह रही है, क्या तुम इसे जानते हो। लिंक्डियन के पूछने पर कि कौन है तुम्हारा भैया, वो कहती है कि आपको नहीं पता। स्टार्टिंग में लिंक्डियन को लगता है कि न्यान न्यान ने शायद गलती से उसे अपना भाई समझ लिया। वो कहता है कि शायद तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, मैं कोई और हूँ। पर न्यान न्यान तो अपनी मॉम का जिक्र करते हुए कहती है कि मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने कहा कि आप ही मेरे भाई हैं, तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। तभी वहाँ पर लॉस्ट सिटी के एल्डर की एंट्री हो जाती है, जिन्हें देखने के बाद न्यान न्यान शिकायत करने लगती है कि देखो मामा भैया कह रहे हैं कि वो मुझे नहीं जानते। पर लॉस्ट सिटी के एल्डर को अच्छे से पता था कि लिंक्डियन को पूरी बात नहीं पता और वो कंफ्यूज है अभी, और इस वजह से वो उसे अकेले में बात करना चाहती थी। तो वो न्यान न्यान से कहती है कि अभी के लिए तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे भैया से थोड़ी देर बात करनी है। न्यान न्यान के जाने के बाद हमारा लिंक्डियन सबसे पहले लॉस्ट सिटी के एल्डर को ग्रीट करते हुए अपने सब ऑर्डिनेट्स के बारे में पूछता है, यानी कि ये फई और वुल्फ एम्पायर के बाकी सारे कल्टीवेटर्स। लॉस्ट सिटी के एल्डर बताती है कि आइस स्प्रिंग के पास काफी क्योस मच गया था, तो उन्होंने बाकी सबको सेफली उनके घर पहुंचा दिया। अब ये सुनकर कि बाकी सभी लोग सेफ है हमारा लिंक्डियन खुश हो जाता है, लेकिन उसके मन में काफी सारे सवाल उठ रहे थे जिसके बारे में लॉस्ट सिटी के एल्डर को पता चल चुका था। वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारे सभी सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन ये बात कि न्यान न्यान तुम्हारी बहन है 100% सच है। और ये बात लॉस्ट सिटी के एल्डर को इस तरह से पता लगी कि वो बताती है कि लिंक क्लैन के होली फैमिली के लोग आइस स्प्रिंग की पावर का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिंक्डियन के फादर भी उस पावर का यूज नहीं कर पाए थे और लिंक्डियन भी नहीं कर पाया, और यहाँ तक कि न्यान न्यान भी उस पावर को यूज नहीं कर सकती, और यही चीज उसे न्यान न्यान का भाई बनाती है। अपने फादर का नाम लॉस्ट सिटी के एल्डर के मुंह से सुनकर वैसे लिंक्डियन काफी ज्यादा शॉक था। इधर दूसरी तरफ आइस स्प्रिंग जब अवेक हुआ था, जो बंदा ये फई के पीछे पड़ा था ना, पता चलता है कि वो एक एल्केमी पवेलियन का यंग प्रिंस है जो कि उससे अपनी शादी की बात करने के लिए पहुंच जाता है एल्डर मो के पास। हालांकि एल्डर मो से ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये फई के दिल में ऑलरेडी कोई और है, पर तभी उसका दोस्त टपक पड़ता है जो कि एक नंबर का नमूना था। अपनी फनी से गिटार को प्ले करते हुए वो फनी सा सॉन्ग गाते हुए ये बताने लगता है कि ये फई जिसे पसंद करती है ब्लड वुल्फ, वो तो मारा जा चुका है और अब क्या वो सारी जिंदगी कुंवारी रहने वाली है। एक यंग प्रिंस खुद उसके लिए रिश्ता लेकर आया, उसका फ्यूचर काफी ब्राइट है, उसे तो आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि एल्डर मो अभी भी काफी क्लियरली झिझक रहे थे और ये देखने के बाद वो यंग प्रिंस उन्हें धमकी देने लगता है, ये कहते हुए कि वो ज्यादा देर तक कैपिटल इंपीरियल में नहीं रहने वाला। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये फई तो अभी भी हमारी लिंक्डियन को याद कर रही थी उसकी पोर्ट्रेट को देखते हुए। सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉस्ट सिटी के एल्डर को दिखाते हैं जो कि न्यान न्यान को तैयार कर देती है अपनी फियोनिक्स बर्ड के साथ लिंक्डियन के साथ जाने के लिए। लिंक्डियन को पता चलता है कि लॉस्ट सिटी के एल्डर और उसके फादर आपस में रिलेशनशिप में थे। इस बात को सोचकर जब वो परेशान हो रहा था तो हमारी पूकी उसे छेड़ते हुए कहती है कि तुम्हारे पीछे भी तो कितनी सारी लड़कियां पड़ी हैं, तुम कौन सा खुद को दूध के धुला समझ रहे हो। इस बात पर तो बेचारा टेढ़ी टेढ़ी आंखें करके उसे घूर रहा था और तो कुछ कह नहीं पाता। यहाँ लॉस्ट सिटी के एल्डर न्यान न्यान को लिंक्डियन के साथ भेजने वाली थी तो लिंक्डियन कहता है कि कैन डोमेन में उसके काफी सारे दुश्मन है, ऐसे में अगर न्यान न्यान उसके साथ गई तो मुसीबत में पड़ जाएगी। पर लॉस्ट सिटी के एल्डर कहती है कि उसकी चिंता तुम मत करो, वो उसे उसके फादर का दिया हुआ एक टोकन भी पकड़ाती है जिसके अंदर
काफी यूनिक तरीके के टेक्निक्स मौजूद थे। वो हमारी लिंगडियान को बताती है कि इससे तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। तो लिंगडियान उस टोकन को एक्सेप्ट करते हुए अपनी बहन के साथ वहाँ से निकल जाता है, जिसके लिए न्यान न्यान काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। अपने भाई के साथ न्यान न्यान बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। वो तो उसके कंधे पे ही सो चुकी थी, लेकिन उन दोनों को इस तरीके से साथ में देखकर हमारी पूकी को गुस्सा आने लग जाता है। रास्ते में वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लैटिन फेस्टिवल एंजॉय हो रहा था। उसे देखकर तो न्यान न्यान और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लिंगडियान उसे पूरा शहर घुमाने वाला था, तो वो खुश हो गई थी। इधर दूसरी तरफ मार्केट के किनारे येफई मौजूद थी, जो कि अपने सर्वेंट को हमारे लिंगडियान के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने को कहने वाली थी। येफई को डर था कि कहीं लिंगडियान के साथ कुछ हो तो नहीं गया, तो वो अपनी सर्वेंट से कहती है कि मेडिसिन किंग के पैलेस के लोगों को मैं संभाल लूंगी, तुम जल्दी से जाकर उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। और जब वो मार्केट में चक्कर लगा रही थी, तब उसकी नजर लिंगडियान पर पड़ती है, जो कि स्वीट्स खरीद रहा था, और किसी के लिए नहीं बल्कि अपनी प्यारी बहन के लिए। जब येफई उसे देखती है तो उसे सही सलामत देखकर वो काफी खुश हो चुकी थी और उसकी तरफ दौड़ने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसे हमारी लिंगडियान के साथ न्यान न्यान भी नजर आती है। अब न्यान न्यान और लिंगडियान का रिश्ता तो उसे पता नहीं था, तो वो तो उसे अपनी सौतेनी समझ रही थी। उसे देखकर वो अपने कदम नहीं बढ़ा पाती और वहीं शॉक में खड़ी रह जाती है। इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।